नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मूल विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का हर एक पहलू बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। हाँ, और ये समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये सीधे तौर पर समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम अक्सर इसका नाम तो सुनते हैं, लेकिन इसके भीतर जो कानूनी बारीकियां हैं वो जानना आवश्यक है। सही कहा। देखिए, अगर हम इसे एक बड़े नज़रिए से देखें तो ये कानून सिर्फ कागज़ों पर लिखे गए कुछ नियम नहीं है। ये महिलाओं की गरिमा और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली कदम है। एक ऐतिहासिक कदम हम कह सकते हैं। कित नियम सा बन गया था कि घर की चार दीवारी के भीतर जो कुछ भी होता है वो परिवार का निजी मामला है। हाँ, लोग कहते हैं ना, ये घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस अधिनियम ने उस पूरी सोच को जड़ से बदल दिया। इस कानून ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि घर के अंदर होने वाली हिंसा अब किसी का आपसी मामला नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर कानूनी अपराध है। ये सचमुच एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब किसी भी कानून की गहराई में जाने से पहले उसकी नींव को जानना बहुत जरूरी होता है। एक विधेयक कैसे एक पूर्ण कानून बनता है, उसकी समय सीमा के बारे में बात करते हैं। हाँ, इसकी समय रेखा पर गौर करना सच में दिलचस्प है। किसी भी कानून को बनने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अगस्त 2005 में इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। यानी संसद से हरी झंडी अगस्त 2005 में मिल गई थी। हाँ, इसके बाद किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए देश के सर्वोच्च पद की मोहर चाहिए होती है। तो 13 सितंबर 2005 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की आधिकारिक मंजूरी प्राप्त हुई। 13 सितंबर 2005 को? जी, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये भारत का एक कानून बन गया। लेकिन कोई भी कानून बनते ही रातों रात तो लागू नहीं हो जाता ना। बिल्कुल नहीं होता। उसे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए तंत्र विकसित करना पड़ता है। तो इसे आधिकारिक रूप से प्रभाव में कब लाया गया? यही वो बिंदु है जहां अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसे देश भर में लागू करने की पूरी जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपी गई थी। अच्छा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाँ, मंत्रालय ने पूरी व्यवस्था बनाने के बाद इसे 26 अक्टूबर 2006 से लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसी दिन से ये कानून महिलाओं के संरक्षण के लिए सक्रिय हो गया। तो हमारे पास 3 बहुत ही स्पष्ट तिथियां आ गई। संसद से अगस्त 2005, राष्ट्रपति से 13 सितंबर 2005 और मंत्रालय द्वारा लागू करने की तिथि 26 अक्टूबर 2006। बिल्कुल। अब अगर हम इसकी तथ्यात्मक संरचना की बात करें तो एक सुव्यवस्थित ढांचे के बिना तो काम नहीं चलता। इसमें कुल कितने अध्याय और धाराएं शामिल हैं? संरचना की दृष्टि से देखें तो इस अधिनियम को कुल 5 अध्यायों में बांटा गया है। 5 अध्याय? हाँ, और इन 5 अध्यायों के अंतर्गत कुल 37 धाराएं शामिल हैं। ये ढांचा इसलिए इतना सुव्यवस्थित है ताकि हिंसा की परिभाषा से लेकर न्याय मांगने की प्रक्रिया तक सब स्पष्ट रहे। कोई कानूनी झोल न बचे। एकदम सही। कानूनी दस्तावेजों में शुरुआत अक्सर नाम और क्षेत्र से होती है। अगर हम अध्याय 1 की धारा 1 देखें तो ये अधिनियम के विस्तार की बात करती है। क्या ये शुरू से पूरे भारत में लागू था? यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य है। वर्ष 2019 से पहले ये अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था। वहां के लिए अलग नियम थे। हाँ, लेकिन 2019 में जो संवैधानिक बदलाव हुए उसके बाद अब ये संपूर्ण भारत में बिना किसी अपवाद के लागू है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। ये बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। बिल्कुल है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है जो समाज में भ्रांति का कारण भी है। घरेलू हिंसा सुनते ही सबसे पहली छवि आती है पति द्वारा पत्नी पर अत्याचार। क्या ये कानून सिर्फ पत्नियों के लिए है? देखिए, यहीं पर इस कानून की असल ताकत समझ आती है। ये केवल पत्नी या महिला लिव इन पार्टनर तक ही सीमित नहीं है। मतलब और भी महिलाएं इसमें शामिल हैं? हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये उन सभी महिलाओं को सुरक्षा देता है जो बहनें हैं, विधवाएं हैं, माताएं हैं या परिवार की अकेली महिलाएं हैं। यानी एक बहन अपने भाई के खिलाफ भी शिकायत कर सकती है? बिल्कुल। अगर परिवार की किसी भी महिला के साथ घर के भीतर दुर्व्यवहार होता है तो वो इस कानून का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन इसकी कोई शर्त भी होगी? कानूनी रूप से रिश्ते को कैसे परिभाषित किया गया है? मुख्य शर्त ये है
कि वे महिलाएं दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ एक ही साझा घर में रहती हैं या अतीत में रहती थीं। साझा घर, यहां से एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रावधान याद आता है जिसे सुरक्षित आवास का अधिकार कहा जाता है। हाँ, यह इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। अक्सर झगड़ों में महिला को डराया जाता है कि ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। बिल्कुल, ऐसा समाज में बहुत देखने को मिलता है। लेकिन इस कानून ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पीड़ित महिला को उसके वैवाहिक या साझा घर से निकाला नहीं जा सकता, चाहे उस संपत्ति पर उसका कोई मालिकाना हक हो या न हो। मालिकाना हक न होना भी उसे वहां रहने से नहीं रोक सकता। लेकिन मान लीजिए अगर ससुराल वाले उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश करें तो अदालत इसमें कैसे दखल देती है? इसके लिए न्यायालय एक विशेष आदेश पारित करता है जिसे निवास आदेश कहते हैं। निवास आदेश। जी, एक बार ये आदेश आ गया तो कोई उस महिला को बेदखल नहीं कर सकता। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेंच भी है। वो क्या? ये निवास आदेश किसी भी महिला के विरुद्ध पारित नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी एक महिला को घर से बाहर निकालने का आदेश किसी दूसरी महिला के पक्ष में नहीं दिया जा सकता, जैसे सास या ननद। एकदम सही। ये संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। ये बहुत ही सशक्त प्रावधान है। हमने ये तो समझ लिया कि ये कानून किनके लिए है, लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। घरेलू हिंसा आखिर है क्या? कई बार ताने मारना सामान्य बात मान ली जाती है। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने हाथ थोड़ी उठाया है। वही तो क्या वो हिंसा के दायरे से बाहर हो गए? अध्याय 2 की धारा 3 पर आते हैं, जहां इसे परिभाषित किया गया है। धारा 3 को तो इस कानून की आत्मा कहा जा सकता है। कोई भी कार्य या कोई चूक, जिसे कानूनी भाषा में कार्य का लोप कहते हैं, या ऐसा आचरण जो महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, वो घरेलू हिंसा है। मतलब चोट सिर्फ शारीरिक होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसमें मानसिक चोट भी शामिल है। इसके अलावा अवैध दहेज की मांग के माध्यम से उत्पीड़न करना भी इसी परिभाषा में आता है। इसका साफ मतलब है कि दुर्व्यवहार की धमकी देना भी शामिल है। अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो इसे 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला है शारीरिक दुरुपयोग। हाँ, शारीरिक दुर्व्यवहार सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला रूप है। शारीरिक पीड़ा देना, मार पिटाई करना या स्वास्थ्य को खतरे में डालना, ये वो हिंसा है जिसे साबित करना थोड़ा आसान होता है। और इसके बाद जो दूसरा प्रकार है लैंगिक दुरुपयोग, इसके बारे में कानून क्या कहता है? इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी आचरण आता है जो महिला की गरिमा का अपमान करता है या उसे नीचा दिखाता है। कानून ने इसे पूरी गंभीरता से लिया है। ये दोनों तो समझ आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंसा घरों में होती है और जिसे हिंसा माना ही नहीं जाता, वो है इसका तीसरा प्रकार, मौखिक तथा भावनात्मक दुरुपयोग। बिल्कुल, इसमें अपमान करना, गाली देना शामिल है। और इसमें एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, लड़का न पैदा होने पर कटु वचन बोलना। ये तो समाज की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। हाँ, सदियों से महिलाओं को इसके लिए ताने सुनने पड़ते हैं। कानून बनाने वालों ने इस दर्द को समझा और विशेष रूप से इसे भावनात्मक दुरुपयोग माना है। और चौथा प्रकार है आर्थिक दुरुपयोग। ये अक्सर दिखाई नहीं देता। आर्थिक दुर्व्यवहार का मतलब है जीवन यापन के लिए जो आवश्यक धन चाहिए, उसे महिला को जानबूझकर वंचित रखना। मतलब अगर पति घर खर्च या दवाओं के लिए पैसे नहीं देता तो वो भी आर्थिक हिंसा है। जी हाँ, या अगर महिला खुद कमाती है पर उसकी सैलरी छीन ली जाती है तो वो भी इसी में आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण कानूनी परिभाषाओं की बात करते हैं जो धारा 2 के अंतर्गत दी गई हैं। शुरुआत करते हैं धारा 2 के से। व्यथित व्यक्ति कौन है? धारा 2A के अनुसार व्यथित व्यक्ति वह पीड़ित महिला है जो घरेलू नातेदारी में है या रह रही है और जिसके साथ हिंसा हुई है। और ये घरेलू नातेदारी, इसे धारा 2F में स्पष्ट किया गया है। ये कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 तरह की। पहला रक्त संबंध, दूसरा वैवाहिक संबंध और तीसरा दत्तक या गोद संबंध। साथ ही संयुक्त परिवार के सदस्य भी इसमें आते हैं। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिस पर आरोप लगता है। धारा 2Q में प्रत्यर्थी या जालिम की परिभाषा है। मूल परिभाषा तो 18 वर्ष या उससे अधिक के वयस्क पुरुष की है। हाँ, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जिसने पूरी परिभाषा बदल दी। 2016 का मामला हीरालाल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा। इस केस ने तो बहुत बड़ा बदलाव किया था।
न्यायालय ने देखा कि हिंसा सिर्फ पुरुष नहीं करते। एकदम सही। घरों में महिलाओं पर अत्याचार करने में सास और ननद जैसी महिलाएं भी भागीदार होती हैं। इसलिए न्यायालय ने वयस्क पुरुष में से पुरुष शब्द को हटा दिया और सिर्फ वयस्क रखा। तो अब एक महिला द्वारा दूसरी महिला के खिलाफ की गई हिंसा भी इस अधिनियम के दायरे में आ गई। अब पीड़ित महिला अपनी सास या ननद पर भी सीधे केस कर सकती है। ये एक मील का पत्थर है। कुछ और परिभाषाएं देखते हैं। धारा 2B में बालक क्या है? 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा कानूनी रूप से बालक है। और धारा 2K में धनीय अनुतोष। जब हिंसा होती है तो आर्थिक नुकसान भी होता है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर नुकसान की भरपाई के लिए जो धनराशि दी जाती है उसे धनीय अनुतोष कहते हैं। धारा 2E में घरेलू घटना रिपोर्ट का जिक्र है। इसमें FIR और NCR का क्या महत्व है? इसके लिए संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का अंतर समझना होगा। दोनों के बीच की कानूनी रेखा क्या है? संज्ञेय अपराध वो हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसकी रिपोर्ट को FIR कहते हैं। और असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी या जांच के लिए अदालत की अनुमति जरूरी होती है, जिसे NCR कहते हैं। तो अगर अदालत संरक्षण आदेश दे दे और जुल्म करने वाला उसे मानने से इनकार कर दे तो दंड के क्या प्रावधान है? प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती मतलब आसानी से बेल नहीं मिलेगी। सजा कितनी है? दोषी को 1 वर्ष तक की कैद या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और जो संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, अगर वे अपनी ड्यूटी ना करें तो? कानून उनके लिए भी सख्त है। अगर अधिकारी कोताही बरतता है तो उसे भी समान दंड मिलेगा, 1 वर्ष तक की कैद या 20,000 रुपए तक का जुर्माना। सिस्टम की जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर, अध्याय की धारा 4। हाँ, यह धारा समाज की भूमिका को स्पष्ट करती है। क्या कोई पड़ोसी भी जाके शिकायत कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो वो संरक्षण अधिकारी को सूचना दे सकता है। लेकिन लोग पुलिस के पछड़े में पड़ने से डरते हैं। क्या उन्हें कोई सुरक्षा दी गई है? यही इस धारा की सबसे खूबसूरत बात है। अगर सूचना सद्भावना में दी गई है तो उस व्यक्ति का कोई कानूनी दायित्व नहीं बनता, उस पर कोई केस नहीं होगा। ये तो बहुत शानदार प्रावधान है। ये समाज को मूक दर्शक बने रहने से रोकता है और पीड़ित की मदद करने की शक्ति देता है, बिना किसी डर के। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ले जाती है। ये कानून अदालतों से बाहर निकलकर आम नागरिकों के हाथों में शक्ति सौंपता है। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या असली सुरक्षा सिर्फ कानून से आती है या एक जागरूक समाज से, जो अपने आसपास अन्याय देखकर आंखें बंद नहीं करता। जब कोई मामला पहली बार सिस्टम के सामने आता है, इसे हम अधिकारियों के प्राथमिक कर्तव्यों के तहत रख सकते हैं, जिसका जिक्र धारा 5 में किया गया है। धारा 5 जी। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। पीड़ित जब पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है तो वो शायद अपने कानूनी अधिकारों से पूरी तरह अनजान हो। अक्सर ऐसा ही होता है। तो ऐसे में ना, धारा 5 ये अनिवार्य करती है कि इन अधिकारियों का पहला काम केवल एक रिपोर्ट दर्ज करना नहीं है, बल्कि पीड़ित को उसके अधिकारों की जानकारी देना है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पारंपरिक पुलिसिंग से। बिल्कुल। पहले सिर्फ शिकायत दर्ज करना मुख्य काम माना जाता था, लेकिन यहाँ अधिकारी को एक मार्गदर्शक बनना पड़ता है। उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि पीड़ित संरक्षण आदेश, धनीय राहत यानी आर्थिक मदद, बच्चों की कस्टोडी, निवास आदेश और मुआवजे के लिए अदालत जा सकती है। एक डरे हुए व्यक्ति को जब सिस्टम से ये आश्वासन मिलता है ना, तो वो आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए एक मजबूत आधार बन जाता है। पर यहाँ एक बहुत व्यवहारिक समस्या आती है। अधिकार तो गिना दिए गए, पर एक आम इंसान जो शायद आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया हो, वो अदालत तक पहुंचेगा कैसे? वकीलों की भारी फीस का खर्च कौन उठाएगा? इसी सवाल का जवाब धारा 5 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिंदु में छिपा है। अधिकारी को ये बताना अनिवार्य है कि पीड़ित को निःशुल्क विधिक सेवा यानी फ्री लीगल एड पाने का पूर्ण अधिकार है। फ्री लीगल एड? हाँ, और ये कोई खैरात नहीं है। ये विशेष रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत आता है। 1987? ये वर्ष याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
जब हम इस विषय का गहराई से तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं तो ये वर्ष 1987 याद रखना बहुत काम आता है, क्योंकि यही वो कड़ी है जो न्याय को हर कमजोर वर्ग तक पहुंचाती है। तो अब मान लीजिए कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन पीड़ित के पास उस रात रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह ही नहीं है। यहां धारा 6 सक्रिय होती है, जो आश्रय गृहों के कर्तव्यों को परिभाषित करती है। शेल्टर होम्स। हाँ, शेल्टर होम्स। इस धारा के अनुसार यदि कोई पीड़ित स्वयं या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी आश्रय गृह के प्रभारी से आश्रय का अनुरोध करता है, तो उसे आश्रय देना प्रभारी का अनिवार्य कानूनी कर्तव्य है। यहाँ जो शब्द है ना अनिवार्य, उस पे ध्यान देना चाहिए। प्रभारी कोई बहाना नहीं बना सकता, कोई लंबी कागजी कार्रवाई का इंतजार नहीं कर सकता। धारा 5 की कानूनी जानकारी और धारा 6 का ये तुरंत मिलने वाला आश्रय, ये दोनों मिलकर सिस्टम का फर्स्ट रिस्पांस मैकेनिज्म बनाते हैं। बिल्कुल, एक सुरक्षा जाल की तरह। ये तो हुई शुरुआती राहत की बात, लेकिन इस पूरे तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ समर्पित अधिकारियों की जरूरत होती है। यहीं से हम दूसरे भाग में आते हैं, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं की भूमिका, जो कि धारा 8 और 9 में है। तो आइए धारा 8 और धारा 9 को डिकोड करते हैं। धारा 8 के तहत राज्य सरकार हर जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करती है और उनका कार्यक्षेत्र तय करती है, और इसमें एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि ये अधिकारी यथासंभव महिलाएं ही होंगी। और इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। बिल्कुल, आप बताइए। देखिए, घरेलू हिंसा में जो शारीरिक और मानसिक आघात होता है, उसे एक पुरुष अधिकारी के सामने विस्तार से बताना किसी भी महिला के लिए असहज हो सकता है। महिला अधिकारी की उपस्थिति उस झिझक को तोड़ती है। सही बात है। अब अगर हम इनके काम की बात करें, जिसे धारा 9 में बताया गया है, तो इनका दायरा काफी बड़ा है। इन्हें डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट यानी घरेलू घटना की रिपोर्ट दर्ज करनी होती है, पीड़ित की मेडिकल जांच सुनिश्चित करनी होती है और इस पूरी प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट की सहायता करनी होती है। इसके अलावा उन्हें रिपोर्ट की कॉपियां पुलिस थाने और सेवा प्रदाताओं को भी भेजनी होती हैं। मतलब संरक्षण अधिकारी पूरे सिस्टम का एक सेंट्रल हब बन जाता है, जहां से सारी जानकारी फ्लो करती है। लेकिन एक सवाल उठता है, इस पूरी शक्ति के बावजूद क्या ये अधिकारी पूरी तरह स्वतंत्र हैं? ये बहुत ही अहम तथ्यात्मक सवाल है, और यहाँ तथ्य ये है कि संरक्षण अधिकारी स्वतंत्र नहीं होते हैं। अच्छा। वे पूरी तरह से मैजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते हैं। कंट्रोल और सुपरविजन पूरी तरह मैजिस्ट्रेट का होता है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी मर्जी से किसी मामले को रफा दफा नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट का पर्यवेक्षण एक तरह का चेक इन बैलेंस सिस्टम है। बिल्कुल, जवाबदेही सुनिश्चित करने का यह एक बहुत ही सशक्त तरीका है। अब पुलिस और संरक्षण अधिकारी की बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन कभी-कभी पीड़ित महिला सीधे पुलिस या सरकारी तंत्र के पास जाने से घबराती है। उसे एक मध्यस्थ की जरूरत होती है। यहीं पर धारा 10 सामने आती है, जो सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर की बात करती है। पर ये सेवा प्रदाता कोई भी आम व्यक्ति नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने यहां सख्ती बरती है। धारा 10 के अनुसार सेवा प्रदाता होने के लिए एक ऐसी कंपनी या संस्था होना अनिवार्य है जो राज्य सरकार के पास पंजीकृत हो। बिना राज्य सरकार के रजिस्ट्रेशन के कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और जब ये संस्थाएं पंजीकृत हो जाती हैं, तो उन्हें मेडिकल जांच कराने और पीड़ित को आश्रय गृह पहुंचाने जैसी शक्तियां मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। वो क्या है? अगर ये संस्थाएं इतने विवादित पारिवारिक मामलों में पड़ेंगी तो दूसरा पक्ष उन पर मुकदमा कर सकता है। ऐसे में कानून ने उन्हें एक मजबूत ढाल दी है। यदि सेवा प्रदाता सद्भावपूर्वक यानी इन गुड फेथ कार्य करते हैं तो उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इन गुड फेथ, पर यह तो बहुत व्यक्तिपरक लग रहा है। कानूनी भाषा में गुड फेथ का मतलब है कोई भी कार्य जो उचित देखभाल और ध्यान के साथ किया गया हो। अगर सर्विस प्रोवाइडर ने नियमों का पालन बिना किसी दुर्भावना के किया है, तभी उसे यह कानूनी सुरक्षा मिलेगी। ये एक बहुत ही सटीक व्याख्या है। तो हमने जमीनी अधिकारियों का काम समझ लिया है। अब हम उस चरण में आते हैं जहां मामले की फाइल अदालत की मेज पर जाती है। न्यायिक प्रक्रिया और सबसे अहम इस कानून की समय सीमाएं, धारा 12, 13 और 16। ये हिस्सा तथ्यों के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जाता है, और इस धारा का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह है जहां अदालत के काम करने की गति तय की गई है। बिल्कुल, अक्सर हमारी न्यायिक प्रक्रिया देरी के लिए जानी जाती है,
लेकिन यहाँ समय को बहुत सख्ती से बांधा गया है। कानून कहता है कि मजिस्ट्रेट को आवेदन मिलने की तारीख से 3 दिन के भीतर पहली सुनवाई करनी होगी। सिर्फ 3 दिन के भीतर? हाँ, जैसे 1 अप्रैल को आवेदन आया तो 3 अप्रैल तक पहली सुनवाई होनी ही है। भारतीय अदालतों में जहां अक्सर बहुत समय लगता है, वहां 3 दिन की ये सीमा सच में हैरान करने वाली और बेहतरीन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मजिस्ट्रेट को इस आवेदन का निपटारा प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन के भीतर करना होगा। 60 दिन? हाँ, 3 दिन में पहली सुनवाई और 60 दिन में पूरा मामला खत्म। ये दोनों समय सीमाएं सबसे ज्यादा याद रखने योग्य तथ्य हैं। ये त्वरित न्याय की एक बहुत अच्छी रूपरेखा है, लेकिन इस 3 दिन की सुनवाई से एक लॉजिस्टिक चुनौती आती है, जिसका समाधान धारा 13 में है। 3 दिन में सुनवाई तो रख ली, पर प्रत्यार्थी यानी रिस्पोंडेंट को अदालत में हाजिर होने की सूचना कैसे मिलेगी, जिसे सर्विस ऑफ नोटिस कहते हैं। हाँ, धारा 13 ये जिम्मेदारी संरक्षण अधिकारी को देती है, जिसे मात्र 2 दिन के भीतर प्रत्यार्थी को ये नोटिस सौंपना होता है। 2 दिन की छोटी समय सीमा इसलिए है ताकि प्रत्यार्थी को बैंक खातों से पैसे निकालने या संपत्ति बेचने का मौका ही न मिले। बिल्कुल सही। इसके बाद एक और संवेदनशील पहलू आता है, धारा 16 कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना, यानी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। क्योंकि घरेलू हिंसा के मामले अत्यंत व्यक्तिगत होते हैं, धारा 16 यह विशेषाधिकार देती है कि यदि मजिस्ट्रेट खुद ऐसा आवश्यक समझे या पक्षकारों का अनुरोध हो तो अदालत की कार्यवाही बंद कमरे में होगी, ताकि पीड़ित को अजनबियों के सामने दोबारा आघात ना पहुंचे। तो अब शिकायत हो गई, सुनवाई हो गई, आखिर में अदालत आदेश क्या देती है? आइए धारा 18, 19 और 20 के संरक्षण और राहत आदेशों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं धारा 18 से। संरक्षण आदेश। ये आदेश प्रत्यार्थी को कई विशिष्ट कार्य करने से रोकता है, जैसे कार्यस्थल या स्कूल में प्रवेश करना, किसी भी माध्यम से संवाद करना और यहाँ तक कि बिना अनुमति के बैंक खातों या लॉकर के संचालन से रोकना। और इसी से जुड़ती है धारा 19 यानी निवास आदेश, रेजिडेंस ऑर्डर। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्यार्थी पीड़ित के निवास स्थान से दूर रहे। जिसके साथ हिंसा हुई है वो बेघर क्यों हो? बिल्कुल सही बात है। और अंत में सबसे जरूरी चीज, धनीय अनुतोष या मॉनेटरी रिलीफ, जिसकी बात धारा 20 करती है। इसमें आय की हानि, चिकित्सा व्यय और संपत्ति का नुकसान शामिल है, जो एकमुश्त या मासिक हो सकता है। लेकिन अगर प्रत्यार्थी पैसा देने से मना कर दे तब क्या? जरा गहराई से सोचिए। धारा 20 के तहत प्रत्यार्थी के नियोक्ता एम्प्लॉयर को निर्देश देकर सीधे वेतन से कटौती करने का ये प्रावधान कितना शक्तिशाली है। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय और आर्थिक राहत केवल न्यायालय के कागजों पर लिखा एक आदेश मात्र न रह जाए, बल्कि जमीनी हकीकत में बिना किसी देरी के लागू हो और पीड़ित को तुरंत सहारा मिला। और बच्चों की कस्टडी का क्या? धारा 21 के तहत बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा पीड़ित को दी जा सकती है और प्रतिवादी को बच्चे से मिलने से पूरी तरह रोका जा सकता है। और हर्जाने के लिए धारा 22 में प्रतिकर आदेश है जी, जो मानसिक यातना और भावनात्मक संकट के लिए हर्जाना देने की बात करता है, इमोशनल डिस्ट्रेस की भरपाई। और अगर तुरंत राहत चाहिए तो धारा 23 में अंतरिम आदेश का भी प्रावधान है। हाँ, मजिस्ट्रेट को अंतरिम और एक पक्षीय यानी एक्स पार्टे आदेश देने की पूरी शक्ति है, जो भी न्याय के लिए जरूरी हो। अब अधिकारिता पर आते हैं। इन मामलों की सुनवाई कौन करेगा? धारा 27 में ये स्पष्ट किया गया है। ये मामले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही सुने जाएंगे। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो रेखांकित करना जरूरी है वो ये है कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होता। बिल्कुल, बल्कि संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय होता है। हाँ, पूरे देश में लागू होता है। और अपील के बारे में क्या प्रावधान है? धारा 29 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है। 30 दिन की समय सीमा है। अब दंड की बात करते हैं। कानून में डर भी तो होना चाहिए। धारा 30 में लोक सेवक की बात की गई है। हाँ, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के सदस्य कानून की नजर में लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे। और अगर प्रतिवादी मजिस्ट्रेट का आदेश तोड़ दे, धारा 31 के अनुसार उसे क्या सजा मिलेगी? अगर वो संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष तक की जेल या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इसका विचारण यानी ट्रायल कौन करेगा?
इस अपराध का विचारण उसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने आदेश पारित किया था। और धारा 32 में जो अपराध की प्रकृति बताई गई है वो भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। मतलब कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। और अधिकारियों पर क्या दंड है? धारा 33 और 34। अगर संरक्षण अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाता है तो उससे भी 1 वर्ष की जेल या 20,000 का जुर्माना हो सकता है। लेकिन धारा 34 के अनुसार एक बचाव भी है। हाँ, उस पर कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। चलिए अब हम इस अध्याय के अंतिम प्रावधान धारा 37 की चर्चा करते हैं। नियम बनाने की शक्ति जो कि केंद्र सरकार के पास है। पर जो भी नियम बनाए जाएंगे उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के सामने 30 दिन के लिए रखना अनिवार्य होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने? बिल्कुल, दोनों सदनों के सामने 30 दिन के लिए। तो आज हमने देखा मूल विधि का महत्वपूर्ण चैप्टर, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।